Now let us see what had been the effect of the Treaty of Vienna 1815. ट्रीटी ऑफ वियना जो हुई उसमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए और क्या क्या इफेक्ट्स हुए उसको हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट इफेक्ट हैड बीन द बर्बन डायनेस्टी विच वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस. बर्बन डिनेस्टी जो थी जिससे बिलोंग करते थे लुइस 16 ऑल्सो बिलोंग टू बर्बन डिनेस्टी, और उसी को फिर से पावर में ला दिया गया. सी 1789 में बर्बन थे, उसके बाद जैकोबिन्स आए, फिर नेपोलियन ने शासन किया, फिर 1815 के बाद जाकर के फ्रांस में फिर से बर्बन डायनेस्टी आ गई. ये पूरा सर्कल रहा. एंड ऑल्सो फ्रांस लॉस्ट ऑल द एनेक्स टेरिटरीज. नेपोलियन ने जितनी भी टेरिटरीज को इन्वेड किया था, एनेक्स किया था, फ्रांस से अलग कर दिया गया उसे. एंड ऑल्सो several new states were set up on the boundaries of France to prevent its expansion. जैसे सपोज दिस इज फ्रांस और इसने अलग अलग टेरिटरीज हथिया ली थी, तो हुआ ये कि ये सब तो अलग कर दी गई फ्रांस से. एंड ऑल्सो फ्रांस के चारों तरफ नई नई टेरिटरीज, नई नई बाउंड्रीज सेट कर दी गई ताकि आगे जाकर के फ्रांस अपनी बाउंड्री को बढ़ा ना सके. ओके, एक्सपैंड नहीं कर सके अपने आप को, फ्रांस यहीं तक सीमित रह जाए. तो हुआ क्या, जो जितने भी एनेक्स्ड कंट्रीज थी उनको कैसे डिवाइड किया उन लोगों ने. प्रूशिया वॉज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स. प्रूशिया के जो वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे जितनी भी न्यू टेरिटरीज थी उनको ज्वाइन किया गया. एंड ऑल्सो सैक्सोनी का कुछ पोर्शन प्रूशिया को दे दिया गया. ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न इटली. ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया. रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड. रशिया को पोलैंड के कुछ पार्ट्स दे दिए गए. बट जो 39 स्टेट्स को मिला करके एक कन्फेडरेशन बनाया था नेपोलियन ने, उसको किसी ने टच भी नहीं किया. इट वॉज रिमेन्ड अनटच्ड. एंड ऑल्सो मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड ऑल ओवर यूरोप. यूरोप में फिर से मोनार्की रिस्टोर हो गई. और उसके बाद सेंसरशिप आ गई कि सरकार की मर्ज़ी के बिना और सरकार के ख़िलाफ़ कोई भी न्यूज़पेपर्स में या कुछ भी छापा नहीं जा सकता है, ना बुक्स में छापा जा सकता है, ना ही प्लेज बनाए जा सकते हैं, ना सॉन्ग्स कंपोज किए जा सकते हैं जिसमें लिबर्टी का और फ्रीडम का आइडिया हो. क्योंकि ये जो जितनी भी पावर्स थी ये चाहती थी कि फ्रांस में या यूरोप में मोनार्की इस्टेब्लिश हो, रिपब्लिक ना बने, जनता का शासन नहीं चले, कुछ लोगों के हाथों में ही शासन रहे, एरिस्टोक्रेसी रहे. अब जानते हैं द रेवोल्यूशनरी. अब नया टॉपिक है रेवोल्यूशनरी, इसका क्रांतिकारी. उस टाइम में भी जैसे जैसे मोनार्की बढ़ती गई, ये जो आइडिया था लिबर्टी का, फ्रीडम का, ये पूरे यूरोप में फैल चुका था. उसी में इटली में एक, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, सीक्रेट सोसाइटीज़ ऑफ द रेवोल्यूशनरीज वेयर फॉर्म्ड. जैसे जैसे उनका रिप्रेशन बढ़ता गया तो ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड चले गए और सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाने लगे रेवोल्यूशनरीज़ का. यंग मेन उसमें शामिल होने लगे. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था जिउसेप्पे मैज़िनी. ये एक इटालियन थे. ये एक इटालियन यू कैन से पॉलिटिशियन, स्पोक्स पर्सन, एंड ही वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट. जिउसेप्पे मैज़िनी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी थे. इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी, यंग इटली इन मर्सेलिस एंड यंग यूरोप इन बर्न. और बहुत ही कम उम्र में, 24 साल की उम्र में इनको जेल में भेज दिया गया 1831 में, क्योंकि इन्होंने रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की थी इसलिए. बट ये बहुत फेमस थे. इनका जो भी विचार था ये लोगों तक काफ़ी हद तक पहुंचा. इन सोसाइटीज़ में काफ़ी लोग शामिल थे अलग अलग कंट्रीज़ के. एंड इनका मानना ये था कि जो इटली है, इटली में छोटे छोटे किंगडम्स नहीं होने चाहिए. इट शुड बी कंबाइंड एंड फॉर्म्ड इनटू सिंगल कंट्री. इसको एक रिपब्लिक बना दिया जाए, छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ नहीं हो. और इसी मॉडल को फॉलो करते हुए सीक्रेट सोसाइटीज़ कहाँ कहाँ बनाई गई, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में और पोलैंड में. इन कंट्रीज़ में इन्हीं से इंस्पायर होके, इन्हीं के दिए हुए मॉडल पे ये सोसाइटीज़ फॉर्म करने लगी. और धीरे धीरे फिर से रेवोल्यूशन की भावना लोगों में आती गई. एंड जो मैटरनिक थे, ड्यूक मैटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर, उन्होंने
ज्यूसेppe मैज़नी के बारे में कहा कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस ऑफ एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि ये सामाजिक जो सोशल ऑर्डर है इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन? ज्यूसेppe मैज़नी। So that's how your second chapter has ended. That's all for today. Thank you so much and have a nice day.